उर्दू सफ़ा को सब्सक्राइब कीजिए और आने वाली हर नई वीडियो के लिए घंटी दबाइए। तुम हेडक्वार्टर जाओ, मैं वेदर बॉस से बात करूंगा और फिर तुम्हारे मुतालिक कोई फैसला किया जाएगा। ओवर, जीएम ने जवाब दिया। ओवर एंड ऑल, मेजर ब्रियो ने कहा और बटन दबाकर राब्ता खत्म कर दिया। इमरान खामोशी से पिछली सीटों के दरमियान दुबका हुआ तमाम गुफ्तगू सुन रहा था। एक लम्हे के लिए उसने सोचा कि मेजर ब्रियो पर यही हमला करके उससे फाइल छीन ले, मगर इस तरह दो नुकसानात होते। एक तो ये कि वो मुजरिमों के हेडक्वार्टर तक ना पहुंच सकेगा, और दूसरा, कार इस वक्त मुजरिमों की निगरानी में है, इस तरह वो खुद भी उनकी नजरों में चढ़ जाएगा। मगर दूसरी सूरत इससे भी ज्यादा खतरनाक थी। अगर फाइल मुजरिमों के पास पहुंच गई और वो उससे फौरन हासिल ना कर सका तो ये मुल्क के लिए तबाहकुन होगा, क्योंकि इस फाइल पर पूरी दुनिया में फैले हुए पाकिस्तान के जासूसों के पते, असल नाम और फोटो मौजूद है। ये फाइल किस कीमत पर भी मुजरिमों के हाथों नहीं पहुंचनी चाहिए। मगर हेडक्वार्टर वाली बात अपनी जगह अहम थी। आखिर उसने एक और फैसला किया कि किसी तरह वो मेजर ब्रियो को फाइल समेत अगवा करके ले जाए। इस तरह वो मेजर ब्रियो के जरिए हेडक्वार्टर का भी पता चला लेगा और फाइल भी मुजरिमों तक नहीं पहुंच सकेगी। चुनांचे ये फैसला करते ही वो ज़हनी तौर पर मुतमईन हो गया और फिर उसने जेब में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाला और फिर रिवॉल्वर को नाल से पकड़कर वो एकदम से सीधा हो गया। फिर उससे पहले कि मेजर ब्रियो बैक मिरर में उसे देखकर चौकन्ना होता, इमरान ने एक हाथ से उसके सर से फ्लैट हेड झटक दी, दूसरे हाथ से रिवॉल्वर का दस्ता उसकी खोपड़ी पर जमा दिया। पहला वार ही इतना खच्चतन साबित हुआ कि मेजर ब्रियो का जिस्म ढीला पड़ गया। इमरान ने तेज तल से मेजर ब्रियो को घसीट कर एक तरफ किया और फिर तेजी से उछलकर ड्राइविंग सीट पर खुद बैठ गया। कार चूंकि आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, इसलिए इस तब्दीली के बायस कोई हादसा पेश ना आया। इमरान ने कार उसी रफ्तार से आगे बढ़ा दी। फिर उसने एक हाथ से स्टीयरिंग पकड़ा और दूसरे हाथ से पड़े हुए मेजर ब्रियो की तलाशी लेने शुरू कर दी। जल्दी उसका हाथ फाइल तक पहुंच गया। उसने फाइल निकालकर अपनी जेब में डाली और फिर कार की विंडो स्क्रीन पर आंखें जमा दी। अब वो किसी ऐसी जगह की तलाश में था जिसकी आड़ में वो चंद लम्हों के लिए विजन आई से बच जाता। इस दौरान वो मेजर ब्रियो को निकाल ले जा सकता था। चंद लम्हों बाद उसे वो जगह नजर आ गई। ये काफी बड़ी इमारत थी जिसके दरमियान में कार का रास्ता मौजूद था। अंदर दोनों साइडों पर सुपर मार्केटें थी और इमारत का दूसरा गेट सड़क पर निकलता था। इमरान ने बड़ी आहिस्तगी से गियर बदला और दूसरे लम्हे स्टीयरिंग को पूरी कुव्वत से मोड़कर फुल एक्सीलेटर दबाया। कार जो आहिस्ता आहिस्ता चल रही थी, बंदूक से निकली हुई गोली की तरह मुड़कर इमारत के गेट में चलती चली गई। इमारत में जैसे ही कार दाखिल हुई, इमरान ने पूरी कुव्वत से ब्रेकें दबाई और फिर बर्क की सी तेजी के दरवाजे खोलकर बाहर निकल आया और सुपर मार्केटें शायद शदीद बारिश की वजह से सुनसान पड़ी थी। इमरान उछलकर दूसरी तरफ किया और फिर उसने दरवाज़ा खोलकर बेहोश मेजर को बाहर घसीटकर कंधे पर डाला और इमारत के दूसरी दरवाजे की तरफ दौड़ लगा दी। इमारत से बाहर निकलकर वो इमारत की दीवार के साथ साथ भागने लगा। वो हद्दुल इम्कान मुजरिमों के जद से बाहर निकल जाना चाहता था। दीवार खत्म होती ही वो एक खुले मैदान में आ गया। उसने पूरी कुव्वत से दौड़ लगा दी और मैदान को पार करके सामने की इमारतों की तरफ जाने लगा। मगर इसने भी आधा मैदान ही पार किया था कि अचानक उसे आसमान पर बिजली की तेज धमाके का एहसास हुआ और भागते भागते इमरान ने एकदम दाएं तरफ छलांग लगा दी। यही छलांग उसकी जान बचा गई, क्योंकि जिस लम्हे इमरान के कदमों ने वो जगह छोड़ दी थी, उसी लम्हे ऐन उसी जगह पर बिजली गिरी थी। इमरान छलांग लगाकर जैसे ही एक तरफ हटा, उसने जिगजैग अंदाज में भागना शुरू कर दिया। उसकी रफ्तार पहले से तेज हो गई, मगर एक बार फिर वो बिजली की जद में आते आते बचा। जिगजैग अंदाज ने ही उससे बचा लिया, मगर अभी सामने वाली इमारत काफी फासले पर थी और इमरान को यूं महसूस हो रहा था जैसे ये फासला उसकी जिंदगी और मौत का फासला है। अगर कोई आदमी सामने होता तो वो अपनी निशानाबाजी से काम लेकर जान बचा सकता था, मगर अब वो इस आसमानी बिजली का क्या इलाज करे। अब तो उसकी फुर्ती और तेजी उसकी जान बचा सकती थी। एक और मसला ये आन पड़ा था कि अब तक जिस जगह पर वो दौड़ता जा रहा था वो जगह ऊंची थी, जिसकी वजह से वहाँ पानी ठहरा हुआ नहीं था, मगर आगे जो जगह ढलवान थी और बारिश की वजह से वहाँ पानी भरा हुआ था। इमरान को इल्म था कि अगर पानी की दरमियान में बिजली गिरी और पानी में बिजली की लहर दौड़ जाएगी, इस तरह वो पानी के अंदर कहीं भी मौजूद हुआ बिजली का शिकार हो जाएगा। मगर मजबूरी थी उसे हर कीमत पर मैदान क्रॉस करके इमारत के अंदर पनाह लेनी थी, वरना वह यकीनन आसमानी मौत का शिकार हो जाता। इधर बिजली थी कि बार बार इस पर गिर रही थी। अब तक वो अपनी फुर्ती या हुस्ने इत्फाक से बच गया था, मगर कब तक। चनाचा ढलवान में दौड़ता चला गया। पानी उसके घुटनों तक आ रहा था। इस वक्त चूंकि वो अपनी जान बचाने के लिए दौड़ रहा था, इसलिए पानी के बावजूद उसकी रफ्तार तेज होती चली गई। अचानक दौड़ते दौड़ते उसका पांव फिसला और वो पानी के अंदर मुंह समेत दूर तक कलाबाजियां खाता चला गया।
मेजर ब्रियो उसके कंधे से उछलकर दूर जा गिरा। इमरान ने इसी लम्हे फैसला किया कि उसे अब मेजर ब्रियो का ख्याल छोड़कर अपनी जान बचानी चाहिए। मेजर ब्रियो के बोझ की सबब उसकी रफ्तार में भी रुकावट आ रही थी। चनाचा इमरान तेजी से उठा और फिर पूरी कुव्वत से दौड़ने लगा। अब ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसको पर लग गए हों। इसकी रफ्तार इंतहाई हद तक तेज थी। अभी वो इमारतों से थोड़ी सी दूर था कि उसे आसमान पर एक बार फिर चमक महसूस हुई और इस लम्हे इमरान ने पूरी कुव्वत से जंप लगाया और वो जैसे हवा में उड़ता हुआ आगे चला गया। बिजली गिरी जरूर, मगर इमरान जहाँ गिरा था वो जगह इस मैदान का ऊंचा सिरा था जहाँ पानी मौजूद नहीं था। बिजली पानी में गिरी और इमरान बाल बाल बच गया। खुशकी पर गिरते ही वो उछला और फिर एक और जंप से उसने इमारत की दीवार तक पहुंच गया। उसने एक लम्हे में मुड़कर देखा तो पानी में मेजर ब्रियो की जली हुई लाश तैरती फिर रही थी। दूसरे लम्हे इमरान दौड़ता हुआ इमारत के गेट के करीब पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। वो तेजी से दरवाजा क्रॉस कर किया। इसी लम्हे इस बार बिजली दरवाजे पर गिरी और दरवाजा धड़ धड़ चलने लगा। इमरान भी किसी हद तक उसकी सद में आ गया। बिजली की ताकत इतनी ज्यादा थी कि इमरान को यूं महसूस हुआ जैसे उसके पूरे जिस्म में आग भड़क गई हो और वो झटका खाकर वहीं गिर गया। इसी लम्हे जलता हुआ भारी भरकम दरवाजा उसके ऊपर गिरा और इमरान जो अब तक मौत से बाल बाल बचता चला आया था, आखिरकार मौत की सद में आ ही। डॉक्टर ब्राउन और फ्लेपा मशीन रूम में मौजूद थे। डॉक्टर ब्राउन ने वेदर कंट्रोल मशीन संभाल रखी थी और फ्लैपर स्क्रीन को कंट्रोल कर रहा था। स्क्रीन में शहर में होती हुई बारिश साफ नजर आ रही थी। फिर एक हल्की सी खटक की आवाज आई और मेन स्क्रीन के साथ अटैच सब स्क्रीन भी रोशन हो गई। सब स्क्रीन पर 2 कारें इमारत के गेट से बाहर निकल रही थी। फ्लैपर ने एक बटन दबाया और फिर वो हैंडल घुमाकर कारों की रहनुमाई करने लगा। शदीद बारिश के बावजूद कारें काफी तेजी से सड़कों पर दौड़ती चली जा रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों कारें मेन स्क्रीन पर मौजूद मंजिल में दाखिल हो गई और उसके साथ ही खटक की आवाज से सब स्क्रीन दोबारा तारीक हो गई। मेन स्क्रीन पर एक बहुत बड़ी इमारत साफ नजर आ रही थी। दोनों कारें इस इमारत से थोड़े फासले पर रुक गई। फ्लैपर ने हैंडल तेजी से घुमाया और मेन स्क्रीन पर मंजिल बदलने लगा। इमारत के मुख्तलिफ पहलू पर बड़ी तेजी से स्क्रीन पर उभरते और मिटते चले जा रहे थे। फिर जैसे ही स्क्रीन पर इमारत की पुष्ट का मंजिल उभरा और फ्लैपर पूरी तरह चौंक पड़ा। उसने तेजी से एक बटन दबाया और स्क्रीन पर मौजूद मंजिल साकित हो गया। इमारत की पुष्ट पर एक खिड़की मौजूद थी और इस खिड़की से एक आदमी रस्सी के जरिए नीचे उतर रहा था। फ्लैपर ने एक और बटन दबाया और नीचे उतरने वाले नौजवान का चेहरा वाज़ेह हो गया और ये तो मेजर ब्रियो है। फ्लैपर एक बार फिर उछल पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के आसार नुमाया थे। मेजर ब्रियो? डॉक्टर ब्राउन भी हैरत से उछल पड़ा। उसके चेहरे पर शदीद हैरत के तासुरात नुमाया थे। मेरे ख्याल में मेजर ब्रियो हमसे पहले फाइल पर कब्जा कर चुका है, फ्लैपर ने कुछ सोचते हुए कहा और इसी लम्हे मेजर ब्रियो ने जमीन पर पहुंचकर जेब में हाथ डाला और फिर जेब से फाइल निकालकर एतमीनान किया और फिर उसने दोबारा फाइल को अच्छी तरह जेब में घुसेड़ दिया। दूसरे लम्हे वो तेजी से इमारत से दूर हटने लगा। फ्लैपर ने एक और बटन दबाया और उसके सामने रुकी हुई कारें तेजी से आगे बढ़कर इमारत के करीब जाकर रुक गई। गेट पर इलेक्ट्रिक अटैक करें डॉक्टर, फ्लैपर ने डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा और डॉक्टर ने अस्बात में सर हिलाते हुए एक हैंडल तेजी से घुमाया और फिर बटन दबा दिया। इसी लम्हे फ्लैपर ने देखा कि आसमान पर बिजली का झमाका हुआ और दूसरे लम्हे इमारत के गेट पर खड़ी मार्गरेट अपने चौकीदारों समेत चलकर राख हो गया। कारों से निकलने वाला नकाब पोशों ने हथियार संभाले और तेजी से चलता हुआ गेट क्रॉस कर गए। इसके साथ ही एक बार फिर सब स्क्रीन रोशन हो गई। अब स्क्रीन पर इमारत के अंदरूनी मनासिर नजर आ रहे थे। जैसे ही फ्लैपर के आदमी अंदर दाखिल हुए, इन पर चारों तरफ से गोलियों की बौछार होने लगी और डॉक्टर ने बार बार इलेक्ट्रिक अटैक करके अपने आदमियों को कवर देना शुरू किया, मगर इमारत के मुहाफिज पहले से चौकन्ने और मोर्चाबंद थे, इसलिए थोड़ी देर बाद उनके तमाम आदमी एक एक करके खत्म हो गए। ये बदमाशी मेजर ब्रियो की है, इसने शायद पहले से हमले की इत्तला दे दी थी, फ्लैपर ने गुस्से से सुर्ख होते हुए कहा। फिर उसने एक तवील सांस लेकर सब स्क्रीन तारीक कर दी। इमारत पर इसका हमला नाकाम हो चुका था। उसने एक बार फिर मेन स्क्रीन पर इमारत के सामने का रुख साकित किया और फिर उसे मेजर ब्रियो इमारत से थोड़ी दूर खड़ी कार में बैठता नजर आया। मैं इस मेजर ब्रियो को ऐसी इबरतनाक सजा दूंगा कि लोग इसके तसव्वुर से भी कांप उठेंगे, फ्लैपर ने इंतहाई गुस्सेले लहजे में कहा। पहले इससे फाइल हासिल कर लें, डॉक्टर ब्राउन ने मेन स्क्रीन को देखते हुए जवाब दिया। मेजर ब्रियो की कार आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने शुरू हो गई।
फ्लैपर चंद लम्हे इस कार को बगौर देखते रहा, फिर उसने तेजी से करीब मौजूद एक ट्रांसमीटर पर मखसूस फ्रीक्वेंसी सेट की और बटन दबाया। हेलो मेजर प्रियो, वेदर बॉस कॉलिंग यू, ओवर। फ्लैपर ने बावकार आवाज में कहा। यस मेजर स्पीकिंग, ओवर। चंद लम्हों बाद दूसरी तरफ से मेजर प्रियो की आवाज सुनाई दी। तुमने गद्दारी की है मेजर, तुमने वजारती खारजा को हमले की इतला दी है और फाइल खुद ले उड़े हो, ओवर। फ्लैपर ने धारते हुए कहा। मुझे तो इल्म नहीं है, तुम वैसे ही इधर आ निकला था, ओवर। मेजर प्रियो ने पुरसकून आवाज में कहा, मगर उसके लहजे में मौजूद तंज नुमाया था। अच्छा, अब तुम सीधे हेडक्वार्टर आओ, मैं तुम्हारी निगरानी कर रहा हूं। अगर तुमने डॉज देने की कोशिश की तो तुम्हें कार समेत यहीं भस्म कर दूंगा, ओवर एंड ऑल। फ्लैपर ने उसे हुक्म दिया और ट्रांसमीटर का बटन ऑफ कर दिया। डॉक्टर होशियार रहें, अगर मेजर ब्रू डॉज देने की कोशिश करे तो इसकी कार इलेक्ट्रॉनिक अटैक कर दे, फाइल की भी परवाह न करें। फ्लैपर ने डॉक्टर से कहा और डॉक्टर ने अस्बात में सर हिला दिया। मेजर ब्रू की कार आहिस्ता से सड़क पर मुसलसल चली जा रही थी और फ्लैपर और डॉक्टर ब्राउन दोनों इस पर नजरें गाड़े हुए थे। काफी देर बाद अचानक कार आहिस्ता से डोली मगर जल्दी से सीधी हो गई। मेरे ख्याल में मेजर ब्रू की नीयत में फतूर आया था मगर जल्दी होश आ गया, फ्लैपर ने कहा। डॉक्टर ब्राउन खामोश रहा। फिर अचानक वो दोनों हैरत से उछल पड़े क्योंकि एक बड़ी सी इमारत के सामने पहुंचते ही अचानक कार इंतहाई स्पीड से मुड़ी और इमारत के अंदर दाखिल हो गई। अब स्क्रीन पर सिर्फ इमारत ही नजर आ रही थी। होशियार डॉक्टर, हमें डॉज दिया जा रहा है, फ्लैपर ने चीख कर डॉक्टर से कहा और फिर तेजी से मेज पर लगे हुए बटन दबाने शुरू कर दिए। स्क्रीन पर तेजी से मंजर तब्दील होता चला गया और फिर जैसे ही इमारत की दूसरी साइड स्क्रीन पर वाज़ेह हुई वो दोनों एक बार फिर हैरत से उछल पड़े। स्क्रीन पर उन्होंने देखा कि एक आदमी दूसरे को कांधे पर लादे तेजी से इमारत की दीवार के साथ साथ भागा चला जा रहा है। फ्लैपर ने एक और बटन दबाया और स्क्रीन पर इन दोनों का क्लोजअप आ गया। ओह, ये तो कोई आदमी मेजर ब्रू को कांधे पर डाले जा रहा है, फ्लैपर ने कहा। मेरा ख्याल है यह आदमी पहले से ही मेजर ब्रू की कार में छुपा हुआ था, जरा इसका चेहरा वाज़ेह करो, डॉक्टर ब्राउन ने कहा और फ्लैपर ने एक कोट घुमा दी। अरे ये तो इमरान है जो मेरे पहले तजर्बे का शिकार हुआ था। मेजर ब्रू इसकी मौत पर बेहद खुश हुआ था, उसने आते साथ ही मुझे मुबारकबाद दी थी। वो पहले तजर्बे की फिल्म GM के पास देख आया था। डॉक्टर ब्राउन की लहजे में शदीद हैरत थी। इमरान तो फिर ये कैसे बच गया? ये तो कार समेत चल गया था। फ्लैपर को भी याद आया कि इस आदमी की मौत पर मेजर ब्रू ने खुशी का इजहार किया था। मालूम नहीं, मगर अब उससे बचकर नहीं जाना चाहिए। ये इंतहाई खतरनाक आदमी है। अगर ये मेजर ब्रू को ले जाने में कामयाब हो गया तो हम शदीद खतरे का शिकार हो जाएंगे, डॉक्टर ब्राउन ने उलझे हुए लहजे में कहा। इमरान इस वक्त तक मेजर ब्रू को लिए इमारत की पनाह से निकलकर खुले मैदान में आ गया था। इसका रुख सामने वाली इमारतों की तरफ था। इलेक्ट्रिक अटैक जल्दी करो डॉक्टर, इसको किसी कीमत पर नहीं उधर तक पहुंचना चाहिए, फ्लैपर ने कहा और डॉक्टर ब्राउन ने मुड़कर डायल सेट किया और फिर उसने बटन दबाया। आसमान से बिजली की लहर नीचे आई मगर इमरान छलांग लगाकर एक तरफ हो गया और अटैक ज़ाया हो गया। अब इमरान जिगजैग अंदाज में दौड़ रहा था। डॉक्टर ने बार बार अटैक करने शुरू कर दिए मगर इमरान अपनी फुर्ती और चालाकी से हर बार बाल बच जाता। डॉक्टर ये बचकर निकलता जा रहा है, फ्लैपर ने झुंझलाते हुए जवाब दिया और डायल पर थरथराती हुई सुर्खरंगी सुई को बगौर देखने लगा। इस पर वो सही मानों में निशाना बांधकर अटैक करना चाहता था। वैसे भी अब ये बच नहीं सकता डॉक्टर, अब आगे मैदान में पानी जमा है, आप अटैक करें, फ्लैपर ने स्क्रीन को बगौर देखते हुए कहा। हाँ, अब अगर अटैक निशाने पर ना भी पड़े तब भी ये दोनों नहीं बच सकते, डॉक्टर ने मुसरत भरे लहजे में कहा और फ्रिक्वेंसी सेट करने लगा। इसी लम्हे इमरान फिसल कर गिर पड़ा और उसके कांधे पर लदा हुआ मेजर ब्रू उछल कर दूर जा गिरा। इमरान तेजी से उठा और फिर उसने मेजर ब्रू को उठाने के बजाय तेजी से सामने इमारतों की तरफ दौड़ लगा दी। पानी के बावजूद उसकी रफ्तार इंतहाई हद तक तेज थी। ऐसे मालूम हो रहा था जैसे उसको पर लग गए हों। अटैक करो डॉक्टर, क्या सोच रहे हो, वरना बदरूह का बच्चा साफ निकल जाएगा, फ्लैपर ने चीख कर कहा और डॉक्टर ने सुर्ख रंग का बटन पूरी कुव्वत से दबा दिया। दूसरे लम्हे बिजली की लंबी सीधी इमरान की तरफ लपकी। वो मारा, फ्लैपर ने उछलते हुए कहा मगर जब चमक खत्म हुई तो ये देखकर इन पर उदासी पड़ गई कि इमरान जंप मारकर बच निकला। अलबत्ता मेजर ब्रू बिजली की सत में आ गया। इमरान अब सूखी जगह पर दौड़ रहा था। डॉक्टर ब्राउन का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। उसने एक बार फिर अटैक किया मगर इसी लम्हे इमरान इमारत के दरवाजे से घुस चुका था। मगर इस बार डॉक्टर अपने मकसद में बुनियादी तौर पर कामयाब हो गया था कि स्क्रीन पर उन्होंने साफ तौर पर देखा था कि जलता हुआ भारी भरकम दरवाज़ा इस पर जा गिरा था और इमरान इस जलते हुए दरवाजे के नीचे आ गया था।
बड़ी मुश्किल से ख़त्म हुआ है। डॉक्टर ब्राउन ने तवील सांस लेते हुए माथे से पसीना पहुंचा, मगर दूसरे लम्हे चलती हुई मशीन एकदम रुक गई। उसके ऊपर लगा हुआ सर्द रंग का बल्ब तेजी से चलने बुझने लगा और कमरे में तेज सीटी की आवाज़ गूंजने लगी। डॉक्टर ने भुखलाकर स्विच ऑफ कर दिया और मशीन के तमाम बल्ब बुझ गए। इसके साथ ही स्क्रीन भी तारीक हो गई। क्या हुआ डॉक्टर? उसने हैरत भरे लहजे में पूछा। अटैक करने से मशीन गर्म हो गई है। अगर मैं चंद लम्हे और मशीन बंद ना करता तो मशीन फेल हो जाती। डॉक्टर ब्राउन ने कुर्सी पर बैठते हुए कहा। अगर चंद लम्हे और स्क्रीन ऑफ होती तो इमरान के अंजाम के मुतालिक तस्दीक हो जाती। फ्लैपर ने सोचने वाले अंदाज में कहा। इसका अंजाम साफ जाहिर है कि जीते हुए दरवाजे के नीचे आने के बाद अब उसके अंजाम के मुतालिक क्या शक बाकी रह गया है। मगर इस मुल्क में हमारे साथ बुरा हो रहा है। मेजर ब्रियो ने पहला कदम उठाया तो मुंह की खाई। अब हमने पहला कदम उठाया तो तब भी नाकामी का मुंह देखना पड़ा। फाइल भी ना मिली, 5 आदमी भी खत्म हो गए। मेजर ब्रियो भी मारा गया और सबसे बड़ा खतरा जो मेरे जहन में आ रहा है ये कि अब हमारे वेदर कंट्रोल की बात भी रास नहीं रह सकेगी। वजारत खारजा की इमारत पर बिजली का गिरना और फिर इमरान का बिजली की जद में आकर मरना और मैदान में बार बार बिजली का गिरना आखिर किस तरह रास रह सकता है? डॉक्टर ब्राउन ने कहा। हाँ, ये बात तो है, मगर इसके बावजूद यहाँ के लोग मिसनूई आसमानी बिजली के मुतालिक नहीं सोच सकते। मगर इसके बावजूद हमें अपने प्लान के मुतालिक एक बार फिर गौर करना पड़ेगा। बजाय छोटे छोटे स्टेप उठाने के हम क्यों ना यकदम मेन स्टेप उठाएं, ताकि इससे पहले यहाँ के लोग होशियार हों हम अपना काम कर जाएं। फ्लैपर ने राय दी। ठीक है, मैं बात करता हूँ। डॉक्टर ब्राउन की समझ में बात आ गई। उससे पहले कि वो इस सिलसिले में कदम उठाते ट्रांसमीटर से सीटी की आवाज़ निकलने लगी। फ्लैपर ने ट्रांसमीटर ऑन कर दिया। GM कॉलिंग, वेदर बॉस, ओवर। दूसरी तरफ से बावकार आवाज़ सुनाई दी। जी। GM की आवाज़ सुनकर एक तरफ हो गया और डॉक्टर ब्राउन ने उसकी जगह ले ली। वेदर बॉस पिंगिंग, ओवर। डॉक्टर ब्राउन ने जवाब दिया। डॉक्टर ब्राउन, थोड़ी देर पहले मेजर ब्रियो ने मुझे कॉल किया था, क्या बात थी? ओवर। GM ने कहा। डॉक्टर ब्राउन ने मिशन की तमाम तफसीलात से उसे आखिर तक बतला दी और साथ ही इमरान का जिक्र भी किया। और ये तो बहुत बुरा हुआ। डॉक्टर के मेजर ब्रियो ख़त्म हो गया और हमारा मिशन भी नाकाम हो गया। मेजर ब्रियो हमारे मुल्क का कीमती सरमाया था। आला हुकाम को जब इस सानिया की खबर मिलेगी तो उन्हें शदीद धचका पहुंचेगा। ओवर। GM ने उदासी आमेज लहजे में जवाब दिया। बेहद मजबूरी थी। अगर हम उसको बचाते तो इमरान उससे ले जाता। इस तरह मिशन नाकाम हो जाता। ओवर। डॉक्टर ब्राउन ने जवाब दिया। मिशन तो अब भी मुझे नाकाम होता नजर आ रहा है। अब तक 2 कोशिशें की गई हैं और दोनों नाकाम हो गई हैं। ओवर। GM ने कदरे सख्त लहजे में कहा। सर, यही बात मैं सोच रहा हूँ, बजाय छोटे छोटे इकदाम करने के क्यों ना मेजर ऑपरेशन कर दिया जाए। अगर हमारा मेजर ऑपरेशन कामयाब हो गया तो इन छोटे छोटे इकदाम की क्या पोजीशन रह जाती है। ओवर। डॉक्टर ब्राउन ने तेज तजवीज़ पेश की। मेजर ऑपरेशन के लिए क्या हम पूरी तरह तैयार हैं? ये छोटे छोटे इकदाम तो महज इसलिए रखे गए थे ताकि वेदर कंट्रोल मशीन की वसअत और कारकर्दगी का सही अंदाज़ा हो जाए। ओवर। GM ने कहा। मैं मशीन से पूरी तरह मुतमईन हूँ। इसमें मजीद वसअत पैदा करने के लिए 1 हफ्ता लगाना पड़ेगा। उसके बाद हमारी मशीन यकीनन इस काबिल होगी कि इस मुल्क को हमेशा हमेशा के लिए तबाह कर दे। ओवर। डॉक्टर ब्राउन ने पुरएतमाद लहजे में जवाब दिया। ठीक है, मैं मेजर ऑपरेशन की तैयारी करो। मैं आला हुकाम से बातचीत करता हूँ। ओवर एंड ऑल। GM ने जवाब दिया और उसके साथ ही राब्ता ख़त्म हो गया। काम आज ही शुरू कर देता हूँ। डॉक्टर ब्राउन ने फ्लॉपर से मुखातिब होकर कहा। बेहतर सर, ठीक है, फ्लैपर ने जवाब दिया और फिर मौतबाना अंदाज में सर हिलाकर कमरे से बाहर निकल गया। इमरान पर जैसे ही चलता हुआ वार गुजरा, इमरान को एक लम्हे के लिए यूँ महसूस हुआ कि वो किसी आतिशफिशां पहाड़ के लावे के नीचे दब गया हो। मगर दूसरे लम्हे उसने बेपनाह कुव्वत इरादी को बुरोए का लाते हुए अपने होशो हवास दुरुस्त किए और फिर उसने दरवाजे के नीचे से निकलने के लिए जोर लगाने लगा। इसी लम्हे उसने कई आदमियों के कदमों की आवाज़ें और शोर सुना। ये शायद बिल्डिंग के मकीन थे। वो फिर चंद ही लम्हों बाद इमरान को दरवाजे के नीचे से घसीट लिया गया। इमरान का लिबास चूँकि पानी में मौजूद था इसलिए उसका लिबास आग पकड़ने से बच गया था। अलबत्ता खुला जिस्म कई जगह से जल गया था। इसी बिल्डिंग में एक डॉक्टर का तिब भी थी और इसने इमरान की मरहम पट्टी की और उससे अस्पताल जाने का मशवरा दिया। इमरान पूरी तरह होशो हवास में था। इसने जेब के अंदर मौजूद फाइल की मौजूदगी का इत्मीनान किया और फिर इन सब लोगों का शुक्रिया अदा किया और बिल्डिंग के दूसरे दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके सर पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो
बहुत हैरान था कि इस बार वो मौत के मुंह से कैसे निकल जाने में कामयाब हो गया। वो जिस अंदाज में हमला किया गया था उसके बच निकलने का 1% भी इम्कान नहीं था। अब बारिश बंद हो चुकी थी और बादल छट गए थे। शहर का कारोबार दोबारा मामूल पर आने लगा। इमरान ने एक खाली टैक्सी को रोकने का इशारा किया और टैक्सी को दरवाज़ा खोलकर ड्राइवर को प्रिंस रोड पर चलने को कहा। वो सोच रहा था कि अब पानी सर से ऊंचा होता जा रहा है। अगर उसने फौरी कोई तरकीब ना निकाली तो नताइज बेहद खतरनाक निकलेंगे, और चूंकि ये खालिस तरीन साइंसी हरपा है इसलिए उसे एक सही साइंसदान की सख्त ज़रूरत थी। इसलिए उसने टैक्सी ड्राइवर को प्रिंस रोड पर चलने को कहा, क्योंकि वो फौरी तौर पर मुल्क के अजीम साइंसदान डॉक्टर ओरोसे से इस सिलसिले में मशवरा करना चाहता था। चंद ही लम्हों बाद टैक्सी प्रिंस रोड पर पहुंच गई। इमरान ड्राइवर को एक अजीम उलशान कोठे के अंदर चलने का इशारा किया और जब टैक्सी पोर्टिकी में रुकी तो इमरान बाहर आ गया। इसने जेब से बटवा निकाला और ड्राइवर को एक बड़ा नोट दिया और फिर बकाया लिए बगैर बड़ी ही बेनियासी से उसके कोठी के अंदर चला गया। टैक्सी ड्राइवर चंद लम्हे उसे जाता देखता रहा, फिर उसने बड़ी फुर्ती से वो नोट जेब में डाला और टैक्सी इतनी तेज़ी से आगे बढ़ा ले गया जैसे उसे खतरा हो कि किसी भी वक्त इमरान उसे बकाया का मुतालबा न करे। मगर इमरान ने पीछे मुड़कर ही ना देखा और बरामदे में मौजूद कॉल बेल पर उंगली जमा ली। उसने इस वक्त तक बटन से उंगली ना हटाई जब तक कि साइड का दरवाजा एक झटके से ना खुल गया। दरवाजे पर डॉक्टर दौर की लड़की नसीम चेहरे पर जलाल का तासुर लिए खड़ी थी। इमरान को इसकी आमद की उम्मीद थी, क्योंकि उसे इल्म था कि डॉक्टर और मुलाजिम पालने का आदी ना था। अजीमुल शान कोठी में डॉक्टर और उसकी इकलौती बेटी नसीम के साथ अकेला रहता था। नसीम और इमरान के दरमियान खूब झिमती थी। शुरू में नसीम ने इमरान पर टोरे डालने की इंतहाई कोशिश की थी, मगर इमरान भला इन दाव पेश में कब आता था। चनाचा नसीम ने थक हार कर कोशिश ही छोड़ दी। अलबत्ता इमरान ने उसे खूब तंग किया था। अब चूंकि इमरान की सर पर पट्टियां बंधी हुई थी और चेहरे पर अभी तक चलने के निशानात मौजूद थे, इसलिए नसीम उसे पहचान ना सकी। मिस्टर, तुम्हें घंटी बजाने की तमीज़ है? नसीम ने इंतहाई झुंझलाए हुए लहजे में इमरान से कहा, जो बड़ी मासूम सी सूरत बनाए रखा था। मिस नसीम जां, राहत जहां उर्फ तमीज़दार बेगम बंदा गुस्ताखी की माफ़ी चाहता है। वैसे जहां तक घंटी बजाने का ताल्लुक है, मैंने एक स्कूल में 10 साल तक घंटी बजाने की मुलाजमत की है, इसलिए आप मेरी पेशावराना सलाहियतों को चैलेंज नहीं कर सकती। इमरान ने बड़े मौतबाना लहजे में सीने पर हाथ रखते हुए जवाब दिया। नसीम बड़ी हैरत भरी नज़रों से इस नौजवान को देखने लगी जो इतनी बेतकल्लुफ़ी से तौहीन आमेज़ लहजे में बात कर रहा था। कौन हो तुम? नसीम शायद इसकी बात पर आतिश ज़ेरपा हो गई। मुझे अगर घंटी बजाने की तमीज़ नहीं तो माफ़ कीजिए, आपको बात करने की तमीज़ नहीं है। हिसाब बराबर, और आओ फिर एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर इस दुनिया के दूर बल्कि इस दुनिया के उस कोने में चले जहां बंदा ना बंदे की साथ हो, गधे और गधों की साथ बेशक हो। इमरान ने ठीठ आशिकाना जवाब दिया, शट अप यू नॉनसेंस, ना जाने किस पागल से वास्ता पड़ा है। उसने इस बार बौखलाए हुए लहजे में जवाब दिया, ये वास्ता तो ज़िंदगी भर का है मिस नसीम जान, और इस वास्ते को पायदार बनाने के लिए ही हासिल हुआ हूँ। अगर आपके किबलागाही मुअज़्ज़मा किबला काबा वाले साहब अलमारूफ डॉक्टर दावर साहब मौजूद हैं तो इन्हें मेरी तशरीफ़ आवरी की इतला दी जाए। इमरान ने ढीठ होकर कहा, जाओ भाग जाओ, वरना मैं नौकरों को बुलवा कर धक्के मार मार कर निकलवाऊंगी। नसीम ने आगे बुकुलाते हुए अंदाज में कहा, ही आप बेफिक्र रहें, मुझे मसाता ने पूरी मालूमात दी है कि आपकी कोठी में नौकर मौजूद नहीं है। अलबत्ता अगर आप मुझे नौकर रख लें तो यकीन रखें मैं फालतू आदमी को धक्के मार मार कर बाहर निकालने के काम में माहिर हूँ। इमरान ने अपनी खिदमत पेश की। आखिर तुम हो कौन और क्या चाहते हो? साफ साफ बतलाओ। नसीमा बुरी तरह बेजार हो चुकी थी। फिलहाल तो आपका मुस्तकिल मेहमान बनने का इरादा लेकर आया हूँ, आगे आपकी मर्जी। इमरान ने इसी लहजे में जवाब दिया, अच्छा ठहरो, मैं डॉक्टर साहब को भेजती हूँ। नसीम को जब और कोई बात ना सोची तो ये कहकर अंदर चली गई, मगर दरवाज़ा इसलिए बंद कर लिया था कि इमरान दिल ही में मुस्कुराया था, क्योंकि डॉक्टर दावर की तबीयत वो अच्छी तरह जानता था। जब उन्हें गुस्सा आता था तो वो बात करने के बजाय गोली मार देना बेहतर समझते थे, और जब उन्हें इल्म था कि डॉक्टर नसीम डॉक्टर साहब को खूब उल्टी सीधी लगाकर ले आएगी, चनाचा वही हुआ। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा एक धमाके से खुला और डॉक्टर दावर
हाथ में बंदूक लिए बाहर निकल आए। उसके चेहरे पर शदीद तैश के आसार नुमाया थे। ना जाने नसीम ने उन्हें क्या कहा था। कौन हो तुम ओबाश कमीने? डॉक्टर दावर ने बंदूक की नाल इमरान के सीने पर रखते हुए इंतहाई जलाल के आलम में पूछा। सर मैं अली इमरान। इमरान के चेहरे पर इंतहाई खौफ के तासुरात थे और जुबान लड़खड़ा रही थी, मगर इस बार वो अपने असली लहजे में बोला। क्या कहा तुमने? अली इमरान। डॉक्टर और बुरी तरह चौंके और उनके पीछे खड़ी नसीम को तो यूं महसूस हुआ जैसे उसके सर पर एटम बम गिर पड़ा हो। उसकी आंखें हैरत की शिद्दत से फटने के करीब थी। जी हाँ, अली इमरान, MSc DSc ऑक्सन, वल्दुल हाल सर रहमान, डायरेक्टर इंटेलिजेंस। इमरान ने अपनी तफसीली तारुफ कराते हुए कहा और बल्दुल हाल के लफ्ज़ पर डॉक्टर के चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट रेंग गई। अलबत्ता नसीम अपनी हंसी ना छुपा सकी और बेख्तियार इसका कहका निकला गया। अब हंस रही हो, मगर डॉक्टर साहब बाहर निकलते ही मुझे गोली मार देते तो तुम अभी उम्र बेवा। इमरान यकदम अपने मुंह पर हाथ रखते हुए रहम तलब नजरों से डॉक्टर की तरफ देखते हुए खामोश हो गया और डॉक्टर बेइख्तियार हंस पड़ा। इस चुड़ैल ने तो मुझे कहा था कि कोई गुंडा कोठी में घुस आया है। डॉक्टर दावर ने बंदूक हटाकर इमरान को बाजू पकड़ते हुए कहा। गुंडी होगी ये खुद, मैं शरीफुल नस्ल इंसान हूँ। इमरान ने डॉक्टर से नजरें बचाकर नसीम को आंख मारते हुए कहा। देखिए अब्बू, ये बिलवास्ता तौर पर आपको गुंडा कह रहे हैं। नसीम ने डॉक्टर से मुखातिब होकर कहा। चलो बेटे अंदर चलें, ये तुमने अपना हाल क्या बना रखा है? डॉक्टर ने उसकी नोक झोंक को नज़रअंदाज करते हुए कहा और डॉक्टर की बात सुनकर नसीम भी चौंक पड़ी। हाँ इमरान साहब, ये आपको क्या हो गया है? आपका तो तमाम जिस्म जगह जगह से जला हुआ है। नसीम ने भी इस बार हमदर्द और संजीदा लहजे में पूछा। बस कुछ ना पूछो, बेखितर आतिश इश्क में कूद पड़ा। मुझे क्या मालूम था कि कहाँ ले जाएगी। मैं तो यही समझा था कि आग गुलो गुलजार में तब्दील हो जाएगी। इमरान ने बड़े मासूम लहजे में जवाब दिया और डॉक्टर और नसीम खिलखिलाकर हंस पड़े। डॉक्टर दावर बेहद संजीदा किस्म का आदमी था, मगर इमरान ही एक शख्सियत थी जिसकी बातों पर वो दिल खोल कर हंसते थे। डॉक्टर दावर इमरान को लिए सीधे ड्राइंग रूम में आ गए। नसीम ने लॉक कर चाय पेश की और ख़ुद भी डॉक्टर के करीब बैठ गई। तुम जाओ, मैं तुम्हारे वाले से एक ऐसी बात करने वाला हूँ जिस पर लड़कियों का बैठना अच्छा नहीं है। शाबाश, जाओ, इमरान ने नसीम को पिचकारते हुए कहा। इसके अंदाज में ना जाने क्या बात थी कि नसीम बेख्तियार शर्मा कर उठ गई, हालांकि वो इमरान की तबीयत से वाकिफ़ थी। क्या बात है इमरान, ये तुम्हारी क्या हालत हुई है, मुझे तफसील से बताओ। डॉक्टर और दावर ने बेहद संजीदगी से कहा। डॉक्टर साहब, इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ। मेरी ये हालत इसलिए की है कि 2 बार मुझ पर आसमानी बिजली गिर चुकी है और आइंदा भी किसी वक्त गिरने का 100% इम्कान है। इमरान ने भी संजीदगी से जवाब दिया। आसमानी बिजली? इमरान बेटे मजाक मत करो, मैं बेहद संजीदा हूँ। डॉक्टर दावर ने हैरत आमेज लहजे में कहा। यकीन करें डॉक्टर साहब, मैं कतई संजीदा हूँ। इमरान ने उन्हें यकीन दिलाते हुए कहा। इसका लहजा बेहद संजीदा था, इसलिए मजबूरन डॉक्टर को इस पर यकीन करना पड़ा। चनाचा उसके चेहरे पर शिकने उभर आई। मुझे तफसील बताओ, डॉक्टर दावर ने जवाब दिया और इमरान ने तमाम वाक़या तफसील से बयान कर दिया। फिर तो तुम्हारी बात सही है। मेरे ख्याल में ये हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक नया ख़तरनाक तरीन हरबा है। डॉक्टर ने कुछ सोचते हुए कहा। हाँ डॉक्टर, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर मुजरिमों ने इस हरबे को वसी पैमाने पर इस्तेमाल किया तो मुल्क यकीनन तबाह बर्बाद हो जाएगा। और दूसरा ख़दशा जो मेरी नज़र में वो ये है कि मुजरिम किसी भी वक्त हमारे मुल्क की अहम तरीन शख्सियत पर बिजली गिराकर उसे जलाकर आग कर सकते हैं। इमरान ने संजीदगी से कहा। हाँ ये भी मुमकिन है। फिर तुम्हारे जहन में इस हरबे का क्या सदबाब हो सकता है? डॉक्टर दावर ने पूछा। मेरी समझ में तो फ़िलहाल कोई बात नहीं आ रही। हमारे यहाँ महकमा मौसमियात में माहिरीन ना होने के बराबर हैं और जो है उनकी मालूमात भी बिल्कुल सतही इब्तदाई है। मैं चाहता हूँ कोई साइंसदान ऐसा हो जो फौरी तौर पर इस हरबे को तोड़ पैदा करे, ताकि जब तक मैं मुजरिमों पर हाथ डालने में कामयाब ना हो सकूँ उस वक्फे वो मुल्क को नुकसान से बचा सके। इमरान ने कहा। हमारे मुल्क में तो ऐसा कोई साइंसदान नहीं है जो मौसम पर रिसर्च का माहिर हो। डॉक्टर दावर ने सोचते हुए कहा। आप हमसाया मुल्क काफरिस्तान के साइंसदान डॉक्टर ब्राउन से वाकिफ़ हैं। इमरान ने अचानक कुछ सोचते हुए कहा। डॉक्टर ब्राउन? डॉक्टर दावर नाम सुनकर चौंक पड़े, पर चंद लम्हे वो सोचते रहे। अचानक उनकी आंखों में चमक सी लहराई। हाँ, एक बैनुल अक़वामी मीटिंग में मेरी डॉक्टर ब्राउन से मुलाकात हुई। वो भी शायद मौसम पर रिसर्च कर रहा था।
तुम्हारा क्या ख्याल है, इस साजिश के पीछे इसका हाथ है? डॉक्टर दावर ने सवाल किया। मैंने सेंट्रल पब्लिक लाइब्रेरी से मौसम पर रिसर्च करने वाले साइंसदानों की ताज़ा तरीन कारनामों के मुतालिक रेफरेंस तलाश किए थे। इसमें मुझे यही एक नाम शकूक महसूस हो रहा था। इन तमाम साजिश के पीछे यही नाम है, इमरान ने जवाब दिया। डॉक्टर दावर चंद लम्हों तक सोचते रहे, फिर उन्होंने इमरान से मुखातिब होकर कहा, ठीक है, इस सिलसिले में कोशिश करता हूँ। एक यूरोपियन साइंसदान से मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, मैं इससे फौरी राब्ता कायम करता हूँ। वो भी मसनूई मौसम पर रिसर्च कर रहा है, हो सकता है वो इस सिलसिले में हमारी मदद कर सके। ठीक है, आप फौरी तौर पर उससे राब्ता कायम करें। इस दौरान मैं मुजरिमों पर हाथ डालने की कोई राह निकालता हूँ, इमरान ने उठते हुए कहा, और फिर वो हाथ मिलाकर कोठी से बाहर निकल आया। जल्दी में एक टैक्सी ने उसे दानिश मंजिल पहुँचा दिया। उसने ब्लैक जीरो को वो फाइल सर सुल्तान को पहुंचाने की हदायत की और खुद ट्रांसमीटर पर फ्रीक्वेंसी सेट करने में मसरूफ हो गया। जल्द ही राब्ता कायम हो गया। X2 ओवर। राब्ता कायम होते ही इमरान ने मखसूस लहजे में बात की। सफदर स्पीकिंग सर। ओवर। दूसरी तरफ से सफदर की आवाज़ सुनाई दी। सफदर, रिपोर्ट दो। ओवर। इमरान ने पूछा। सर, मैं इमरान की गाड़ी में मुजरिमों का इंतज़ार करता रहा, मगर तमाम मुजरिम इमारत के अंदर ही ख़त्म हो गए। वो सब गैर मुल्की थे। बाद में कारों के नंबर के मुतालिक मैंने मालूमात हासिल की तो नंबर प्लेटें जाली साबित हुई। रजिस्ट्रेशन ऑफिस से वो नंबर अभी अलॉट ही नहीं किए गए। ओवर। सफदर ने जवाब दिया। अच्छा, तुम ऐसा करो कि कैप्टन शकील और सदीकी को साथ लेकर दारुल हुकूमत में मौजूद तमाम गैर मुल्कियों के फॉरेन ऑफिस से रिकॉर्ड चेक करो और पिछले 1 माह से जो गैर मुल्की दारुल हुकूमत में आए हैं उनकी फहरिस्त मुरतब करके बारी बारी इन सब से मिलो और अपने तौर पर किसी मशकूक आदमी का इंतखाब करो। ओवर। इमरान ने उसे हदायत दी। मगर सर, दारुल हुकूमत में तो पिछले 1 माह में सैकड़ों गैर मुल्की आए होंगे। इन सबसे मुलाकात करने के लिए तो कम से कम 1 माह चाहिए। ओवर। सफदर ने तशवीश ज़दा लहजे में कहा। तुम लिस्ट तैयार करो, फिर मैं सब मेंबरान में काम बांट दूंगा। ओवर। इमरान ने इस बार कदरे सख्त लहजे में जवाब दिया। ओके सर, मैं अभी काम शुरू कर देता हूँ। ओवर। सफदर ने जवाब दिया। ठीक है, 24 घंटे के अंदर अंदर मुझे लिस्ट मिल जानी चाहिए। ओवर एंड ऑल, इमरान ने जवाब दिया। और फिर इससे पहले कि वो ट्रांसमीटर ऑफ करता, अचानक तेज सीटी की आवाज़ कमरे में गूंज उठी। इमरान चौंक कर डायल पर नजर डाली। ये फ्रिक्वेंसी टाइगर की थी। इमरान ने बटन ऑन कर दिया। हेलो टाइगर, कॉलिंग। ओवर। दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज़ गूंजी। इमरान स्पीकिंग। ओवर। इमरान इस बार अपने असल लहजे में बोला था। सर, मैंने काफरिस्तानी सफारत खाने में एक अहम ओहदा हासिल कर लिया है। इसके लिए मुझे सफ़ीर साहब की पर्सनल सेक्रेटरी को अगवा करना पड़ा। मैं आज से पर्सनल सेक्रेटरी के रूप में ड्यूटी दे रहा हूँ। मुझे इसके लिए मुस्तकिल तौर पर सिफारत खाने में रहना पड़ेगा। ओवर। टाइगर ने तफसील बताई। वेरी गुड, वहाँ आंखें खोल के रहना और किसी भी मशकूक बात पर मुझसे फौरी राब्ता कायम करना। ओवर। इमरान ने उसे हिदायत देते हुए कहा। ओवर एंड ऑल, इमरान ने जवाब दिया और ट्रांसमीटर ऑफ कर दिया। टाइगर की तरफ से तो वो मुतमईन हो गया था। अगर काफरिस्तानी सफारत खाने में कोई गड़बड़ हो रही है तो टाइगर यकीनन इसका सुराग लगा लेगा। इमरान कुर्सी पर बैठा आइंदा के लिए किसी लाइन ऑफ एक्शन के मुतल्लिक सोच रहा था। अभी तक 2 बार दारुल हुकूमत के अहम इमारतों पर हमला हो चुका था। 2 दफ़ा अहम तरीन फाइलें उड़ाई जा चुकी थी। इमरान पर बार बार हमले किए जा चुके थे, मगर सीक्रेट सर्विस की कारकर्दगी फ़िलहाल 0 थी। कोई लाइन ऑफ एक्शन ही नहीं थी जिस पर चलकर मुजरिमों का सुराग लगाया जा सके। इमरान कतई अंधेरे में था और इसी बिना पर इमरान को बेहद तशवीश थी कि ना ही मुजरिमों का मामूली सा सुराग लगा सका और ना ही उसे मुजरिमों के मकासद का कुछ इल्म था। वो अभी तक अंधेरे में ही टामक टोहियां मार रहा था। Comment, share, press the bell icon.